नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ इंद्राणी और राघव दोनों ही पुराने मुखिया सरपंच से बात करने के लिए जाते हैं उनके घर पे, जहाँ वो सुबह के टाइम पे जाते हैं। कोर्ट खुलने से पहले 8, साढ़े 8 बजे, 9 बजे के लगभग वहाँ जा कर के वो पूछताछ करते हैं, जिस पर वो सब कुछ बता देता है और कहता है कि हाँ ठीक है, मैं कोर्ट चलने के लिए तैयार हूँ। जहाँ वो कोर्ट जाने के लिए मान जाता है और कोर्ट जाता है। हालांकि राघव इस सब से बहुत हैरान होता है कि इंद्राणी पूछी और वो जैसे एकदम से अपने सारे गुनाह कबूल कर लिया। ऐसा क्या हो गया। फिर वो इंद्राणी और राघव दोनों उसे लेकर के कोर्ट जाते हैं। जहाँ कोर्ट पहुंचने के बाद जो ही उसके पिता आते हैं तो सब तो जैसे इमोशनल हो जाते हैं। इंद्राणी उसे इशारों में कहती है कि अब तुम्हारी बारी है। फिर वो जाता है और कहता है कि ये सब मेरी गलती है। वो अपना गुनाह कबूल करता है और उसे सज़ा मिल जाती है फ्रॉड के इल्ज़ाम में। और इधर उसके पिता को बाइज़्ज़त बरी कर दिया जाता है। वो जैसे ही अपने पिता, माँ और अपने दोस्त राघव के साथ बाहर आती है कोर्ट से, वहाँ उसके पिता खड़े होते हैं। उसके पिता गाड़ी लेकर खड़े होते हैं और अपनी बेटी को कहते हैं, मुझे पता था तुम अपनी पिता को बेगुनाह साबित करके दोगी। जिस पर इंद्राणी कहती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। जिस पर वो कहता है कि मुझे पता था कि तुम मुझे यहाँ मिलोगी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेने आया हूँ और साथ में तुम्हारे पूरे परिवार को भी और तुम्हारे भाई को भी ले जाऊँगा, तुम अगर चलने के लिए तैयार हो तो। जिस पर मुथु कहता है, ये कौन है। जिस पर मीरा कहती है कि ये इंद्राणी के पिता हैं, ईशांत। जिस पर मुथु कहता है, क्या आप ही हैं वो इंसान। जिस पर वो कहता है, हाँ मैं ही वो इंसान हूँ जिसने अपनी बेटी को बचा नहीं पाया और अपने दोस्त के हाथ से बचा नहीं पाया और मेरी बेटी को इतना सब कुछ सफ़र करना पड़ा और आपको उसका ख्याल रखना पड़ा। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस पर वो कहता है, ये बात सर झुका कर कहते हैं, हाथ जोड़कर। तो मुथु कहता है कि आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं, मैंने इसे अपनी बेटी समझकर पाला है और ये मेरी बेटी है। जिस पर इंद्राणी कहती है, फ़िलहाल तो मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, मैं अपने पिता के साथ घर जाना चाहती हूँ, अपनी माँ के साथ। जिस पर वो कहता है, ठीक है तो मैं छोड़ देता हूँ। इंद्राणी कहती है, ठीक है। इंद्राणी अपने हालांकि माता पिता की तरफ देखते हैं तो मुथु कहता है, ठीक है, आपको हमें छोड़ने का इतना ही शौक़ है तो चलिए छोड़ दीजिए। फिर वो उनकी कार में बैठते हैं और फिर सभी लोग जाने लगते हैं। इंद्राणी अपने माता पिता के साथ पीछे ही बैठती है और राघव अब अंकल के साथ यानी ईशांत के साथ सामने बैठता है। और वो कहते हैं, अच्छा हुआ कि आप यहाँ आ गए, वरना हमें यहाँ टैक्सी करके जाना पड़ता। वो बातें करने की बहुत कोशिश करता है पूरे ट्रिप रास्ते भर में, लेकिन इंद्राणी बहुत खामोश रहती है। वही बात कर रहा होता है और अंकल बात कर रहे होते हैं, यानी ईशांत बात कर रहे होते हैं। लेकिन मुथु भी कुछ नहीं कह रहा होते हैं, मीरा भी कुछ नहीं कहती है और इंद्राणी तो बिल्कुल भी कुछ नहीं कहती है। हालांकि ईशांत बोलते भी हैं कि मुथु जी, मैं आपकी बेटी का इलाज कर सकता हूँ, मैं आपकी बेटी को देख सकता हूँ ना। जिस पर वो कहता है कि ठीक है, आप जब आ ही रहे हैं, इतनी दूर तक हमें छोड़ने जा ही रहे हैं तो क्यों ना आप देख लीजिए मेरे बेटे को, कोई दिक्कत नहीं है। जिस पर वो कहते हैं, ठीक है। फिर वो गांव के बाहर ही कार रोकते हैं और कहते हैं, क्या ये रास्ता है गांव के अंदर जाने का। जिस पर इंद्राणी कहती है, हाँ यही एक रास्ता है गांव के अंदर जाने का, जिससे बनाने का कॉन्ट्रैक्ट पुराने मुखिया ने लिया था, लेकिन उन्होंने बनाया नहीं इस सड़क को और इस सब के चक्कर में उन्होंने मेरे पिता को जेल भेज दिया। जिस पर वो कहते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, हम पैदल चल सकते हैं। जिस पर इंद्राणी कहती है, आप पैदल जाएंगे।
जिस पर वो कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, अगर मेरी बेटी यहाँ जा सकती है तो फिर मैं क्यों नहीं जा सकता। जिस पर इंद्राणी कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप चलने लगती है। मुथु ईशांत के पास आते हैं और कहते हैं मैं आपकी मदद करता हूँ। फिर दोनों जन हाथ पकड़ के चल रहे होते हैं। मीरा और इंद्राणी एक दूसरे का हाथ पकड़ चल रही होती है। जिस पर राघव कहता है अरे कोई मेरा भी हाथ पकड़ लो। जिस पर इंद्राणी कहती है क्यों, जाओ अपने ईशांत अंकल के पास, जाओ उनका हाथ पकड़ो। इंद्राणी का हाथ पकड़ लेता है राघव और कहता है मैं तो अपनी दोस्त का हाथ पकड़ूंगा। ये देखकर मुथु और ईशान दोनों ही जैसे गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं और कहते हैं एक दूसरे से, मतलब दोनों एक साथ ये कहते हैं मेरी बेटी का हाथ छोड़ो। और फिर वो दोनों जब एक साथ ये बात कहते हैं तो कहने के बाद फिर वो दोनों एक दूसरे का चेहरा देख रहे होते हैं कि जो वो सोच रहे हैं वो ये भी सोच रहे हैं। फिर राघव कहता है आप दोनों एक साथ एक ही टोन में क्यों बात कर रहे हैं, मैं तो बस अपनी दोस्त का हाथ पकड़ रहा हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। जिस पर वो कहते हैं कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो। क्यों, मैं तो बचपन से उसके साथ खेला हूँ। मुथु कहता है अब तुम छोटे बच्चे नहीं हो, बड़े हो गए हो, तुम्हारी माँ तो तुम्हारी शादी के लड़कियाँ देख रही है ना। जिस पर राघव कहता है अरे अंकल क्या हो गया आपको। हाँ, फिर वो मुथु के बगल में जाकर खड़ा होता है, उनके हाथ पकड़ कहता है आप चिंता क्यों कर रहे हैं, मेरे और इंद्राणी के बारे में कितना क्या सोच रहे हैं आप। जिस पर मुथु कहता है मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी से दूर रहो। जब देखो तब तुम मेरी बेटी के आसपास घूमते रहते हो, मंडराते रहते हो, मधुमक्खी हो क्या। जिस पर ईशांत भी कहता है हाँ ये बात तो मैंने भी देखी है, मेरे साथ घर मतलब मेरी बेटी के साथ घर तक ये आया था। जिस पर वो कहता है तो क्या करता मैं, हाँ आप लोग दोनों अपनी बेटी पे ध्यान ही नहीं देते हैं, आप दोनों के पास टाइम ही कहाँ है अपनी बेटी पे ध्यान देने का। तो मैं ही तो हूँ उसका दोस्त, तो मैं क्यों ना उस पर ध्यान दूँ। वो पीछे पीछे बढ़ते जाता है, उल्टा चलने लगता है बात करते हुए दोनों अंकल के। उस में उसका पैर स्लिप कर जाता है, जिस पर वो इंद्राणी के पास गिरने जा रहा होता है। इंद्राणी उसे पकड़ती है, जैसे एक लड़का एक लड़की को पकड़ता है वैसे इंद्राणी उसे पकड़ती है। जिस पर वो कहते हैं इंद्राणी उसे छोड़ो, दोनों जन एक साथ कहते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे का चेहरा देखते हैं। इंद्राणी कहती है आप दोनों बस कीजिए, मुझे पता है आप दोनों क्या सोच रहे हैं, बंद कीजिए अपना ड्रामा, ऐसा कुछ नहीं है। और तुम देख कर नहीं चल सकते, उल्टा चलने किसने कहा है, सीधा चलो चुपचाप। जिस पर वो कहता है कि ठीक है मैं सीधा ही चलता हूँ, चिंता मत करो तुम। फिर वो सीधा हो जाता है और चलने लगता है। बीच में आज चला जाता है, बीच में इंद्राणी और इधर मीरा दोनों का हाथ पकड़ चलने लगता है। मीरा कहती है तुम्हें मेरा हाथ पकड़ने किसने कहा। हाँ क्या आंटी, मुझे समझ नहीं आता। मीरा हाथ छुड़ाते हुए कहती है कि तुम हाथ क्यों पकड़ते हो। जिस पर वो कहता है क्या करूँ आंटी, सभी लोग मुझे हाथ छुड़ाने की बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मैंने कुछ गलत किया है क्या। जिस पर आंटी यानी मीरा उसका सर पे हाथ रख कहती है कुछ नहीं गलत कर रहे हो बेटा, बस अब समय बदल गया है। अच्छा समय कैसे बदल गया, हम तो अब भी वैसे ही हैं जैसे हम थे। जिस पर मीरा कहती है कि नहीं बेटा अब वक्त बदल गया है, तुम बड़े हो गए हो, रिश्ते बदल रहे हैं, अब तुम्हें थोड़ा बड़ा हो जैसा बर्ताव करना सीखना चाहिए। जिस पर इंद्राणी कहती है नहीं माँ, ये बड़े जैसा बर्ताव कभी कर ही नहीं सकता, ये गधा है, इसके दिमाग में भूसा भरा हुआ है और पता नहीं क्यों इस भूसे के ढेर को चांदी का चम्मच समझकर मेरा बाप मेरे दोनों पिता पता नहीं क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं। क्या वो मतलब क्या बोलना चाहती हूँ, मैं भूसे का ढेर हूँ, चांदी का चम्मच,
अरे सोने का चम्मच बोलती, देखा माँ कैसा ये बोल रहा है, सोने का चम्मच। तुम्हें चांदी का चम्मच बोला वही बहुत है, तुम तो चांदी भी नहीं हो। हे, तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो? हाँ, इंसल्ट? और तुम्हारी वैसे तो की नहीं है, लेकिन कर सकती हूँ, तुम्हें पता है ना। ए, तुम ना बहुत ज़्यादा मुंह चला रही हो। ए, मेरी बेटी को कुछ बोला ना तुमने? दोनों एक सुर में ताल में बोल रहे कि मेरी बेटी को कुछ मत बोलना। फिर वो कहता है, मैं समझ गया, आप सब एक तरफ और मैं अकेला। कोई बात नहीं, मैं भी देखता हूँ कि मुझे कोई कैसे परेशान कर सकता है। मेरी माँ भी मेरे साथ होगी। मीरा कहती है, तुम्हारी चाची भी तुम्हारे साथ है। कहाँ चाची, आप मेरे साथ हो? आप तो कह रही हो अपनी बेटी के तरफ हो। आपके पति और इसके पिता दोनों ही मतलब मिलकर मुझे बुरा भला कह रहे हैं और आप कुछ नहीं कह रही हो। क्यों जी, क्यों कह रहे हैं बच्चे को? बच्चा नहीं है ये बोल करके सब दोनों जन साथ में चलने लगते हैं। फिर वो दोनों एक साथ कहते हैं जब ये बात, फिर वो दोनों एक दूसरे की शक्ल देखते हैं, बच्चा नहीं है ये। लेकिन फिर वो दोनों ही एक दूसरे से चुपचाप चलने लगते हैं। हालांकि उन दोनों के बीच जैसे एक नॉर्मल सी बॉन्डिंग बन गई होती है हाथ पकड़ के चलने की वजह से। और फिर वो कहते हैं एक दूसरे से, मुझे इतना बता सकते हैं क्या कि इंद्रानी को क्या पसंद है और खाने में, मतलब जिस पर वो कहते हैं मुथु, उसे हलवा बहुत पसंद है अपनी माँ के हाथ का। जिस पर वो कहती है कि अच्छा, मैं उसके लिए बनाऊंगा तो क्या वो पसंद करेगी? जिस पर वो कहते हैं कि ये तो मैं नहीं जानता, क्योंकि अब मैंने भी कभी उसके लिए बनाया नहीं है। मैं जो कर सकता हूँ एक पिता होने के नाते मैंने वो सब किया है, लेकिन ये मैं नहीं कह सकता कि मैं। खैर, इंद्रानी का उस टाइम पे फिर फ़ोन बजने लगता है। वो अपनी माँ का हाथ छोड़ आगे बढ़ने लगती है और फ़ोन उठाते हुए कहती है कि क्या हुआ, सब ठीक है ना वहाँ पे? जिस पर वो लाइब्रेरियन पीछे उधर रहते हैं। वो लाइब्रेरियन कहते हैं, हाँ बेटी सब ठीक है। हालांकि इंद्रानी जापानीज़ में ये बात बोल रही होती है तो उन दोनों को कुछ समझ नहीं आता किसी को कुछ। हम तो फिर इंद्रानी जब बात ख़त्म कर आती है तो पहले तो उसकी माँ कहती है, एक तो तुम कौन सी भाषा बोल रही है मुझे समझ नहीं आया, ऊपर से तुमने हाथ छुड़ाकर वहाँ जाकर बात की, दूर जाकर। इस क्या मतलब है तुम्हारा? तुम क्या कर रही हो? कौन है वो? तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? जिस पर हालांकि इंद्रानी ये सोची थी कि राघव बोलेगा, लेकिन यहाँ उसकी माँ बोली, ये सोचकर वो थोड़ी शॉक थी। लेकिन फिर वो देखती है राघव के और राघव को बोलती है, चुप हो जाओ, तुम कुछ मत बोलना। फिर वो अपने पिता की तरफ देखती है। उन दोनों का भी रिएक्शन कुछ ऐसा ही था, जैसे वो कंफ्यूज हैं, वो जानना चाहते हैं कि किससे बात कर रही थी इंद्रानी। फिर वो कहती है, अब सभी को यही जानना है ना कि मैं किससे बात कर रही हूँ, लेकिन मैं आप सभी में से किसी को भी कुछ नहीं बताऊँगी, मैं कुछ भी नहीं बताऊँगी, घर चलती हूँ, बाय। ये बोलकर इंद्रानी तेज़ी से जाने लगती है। घर पहुंचकर वो घर खोल करके अपने भाई के पास जाती है और अपने भाई को देखती है। फिर वो अपने भाई को लेकर बाहर आती है तो उसका भाई देखता है कि पापा मम्मी सब आ रहे हैं और साथ में एक आदमी था। ये देखकर वो इंद्रानी की तरफ देखता है और कहता है, ये कौन है? जिस पर इंद्रानी कहती है, ये मेरे पिता हैं, मेरे बायोलॉजिकल फादर, जो तुम्हें ठीक कर सकते हैं। जिस पर इंद्रानी कहती है कि ये बात सुन ईशांत कहता है कि क्या ये सच में मुझे ठीक कर सकते हैं? जिस पर इंद्रानी कहती है, हाँ भैया, ये आपको ठीक कर सकते हैं। फिर वो अपने पिता को जाकर पहले तो गले लगाता है और अपने पिता से कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए पिता जी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाया। इतने बुरे वक्त में भी सब कुछ इंद्रानी को संभालना पड़ा, पर मैं क्या कर सकता हूँ।
जिस पर वो कहता है कि कोई बात नहीं बेटा, इसमें तेरी थोड़ी ना कोई गलती है, जो कुछ भी हुआ है इसमें दूसरे की गलती है। वो इंद्रानी के पिता की ओर देख कर कहते हैं ये बात। इंद्रानी के फादर कहते हैं बेटा, मैं तुम्हें ठीक करने की पूरी कोशिश करूँगा, तुम मेरे साथ चलो। अब अगर मैं अगर मगर करने लगते हैं तो इंद्रानी के फादर कहते हैं अभी अभी तो आए हैं, चलिए पानी पीते हैं, खाना वाना खाकर फिर चले जाइएगा। जिस पर इंद्रानी कहती है कि पिताजी, जिस पर वो इंद्रानी को चुप कराते हैं और कहते हैं मैं जानता हूँ तुम क्या कह रही हो, पर रहने दो। मुथु इंद्रानी को बोलने ही नहीं देते हैं। इंद्रानी फिर कुछ बोले बिना ही चली जाती है राघव के घर। राघव के घर जाती है तो मुथु कहते हैं वो वहाँ क्यों जा रही है मीरा से। जिस पर ईशांत कहता है ये मेरी गलती है, जब वो आई थी तो उसने तुरंत मुझे हॉस्पिटल से बाहर निकाला, लेकिन उस टाइम पे उन्होंने कहा था कि मुझे इसे मारना है, इसलिए जब भी मुझे अजीब सा अनईज़ी सा फील होता है मुझे एक ही चीज़ दिखता है कि मुझे इंद्रानी को मारना है। इसलिए माँ ने उसे उस घर में भेज दिया। मतलब वो राघव के साथ रह रही है? हाँ, वो पिछले 3 दिन से वहीं रह रही है। वो 3 दिन से वहाँ रह रही है और यही बात तो मुझे अब बता रही हो? तो मैं कैसे बताती? जिस दिन वो आई उस दिन आप पुलिस स्टेशन चले गए और फिर ये सब भी हो रहा था, मतलब आप आए ही नहीं। फिर वो एक दिन चली गई अपने भाई के अकॉर्डिंग इनसे बात करने के लिए, और फिर वहाँ से आई तो फिर आपका ये सब था। सब कुछ तो चल ही रहा था कंटिन्यू, तो एक के बाद एक मुसीबत। तो वो अभी फ़िलहाल वहीं रह रही है। मैं अभी जाकर उसे लेकर आता हूँ। जिस पर वो फादर उसके रोकते हैं, इंद्रानी के फादर मतलब ईशांत एक्चुअली रोकते हैं और कहते हैं कि नहीं, अगर आपके बेटे को इंद्रानी को देखकर गुस्सा आता है तो अभी फ़िलहाल उसे वहीं रहने दीजिए। मैं या तो आप मेरे घर चलिए और इंद्रानी यहाँ रहेगी, या तो फिर मैं इंद्रानी को लेकर अपने घर चला जाता हूँ और मैं इसे देखने रोज़ आऊँगा। जिस पर वो कहते हैं नहीं, आप चाहे तो मेरे बेटे को लेकर जा सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं, मैं इंद्रानी को घर ले आऊँगा। ये सुनकर ईशांत फिर से गुस्सा होने लगता है और कहने लगता है आपको मतलब मेरे से ज़्यादा इंद्रानी की फ़िक्र है, आपको उसकी परवाह है, ये वो पूरा बोलने लगता है, गुस्सा से एकदम चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है। फिर इंद्रानी आती है, क्योंकि वो इतना गुस्सा हो जाता है कि वो एकदम से अपने पिता का गला पकड़ लेता है। सब लोग उसे छुड़ाने लगते हैं। तब इंद्रानी आती है और इंद्रानी उसके आँखों में देखती है और कहती है तुम्हें मुझे मारना है ना, तो मेरी तरफ कदम बढ़ाओ। जिस पर वो इंद्रानी की तरफ बढ़ने लगता है, एकदम इंद्रानी पे झपट पड़ता है और उस पर मारने के लिए उसका पूरा एकदम गला दबाने लगता है। इंद्रानी भी उसे छुड़ाती है खुद को और फिर खुद उसे शांत कराने की कोशिश करती है। धीरे धीरे वो इंद्रानी उसे शांत कराती है, कहती है कि मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ, तुमने मुझे बहुत प्यार किया है, तुम देखो ना, माँ बाप सभी साथ में है, तुम ठीक हो जाओगे, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बहन है तुम्हारे साथ, मैं हूँ ना। वो बहुत प्यार से उसे सहलाती है, शांत करती है। उसके पिता ये देख हैरान होते हैं कि वो इतना वायलेंट कैसे हो गया और अचानक से ऐसा हो गया। तो वो इंद्रानी के पास पहले तो उसके शांत होते हैं, वो खुद को जैसे शांत करता है वो तुरंत भागकर अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है और फिर इंद्रानी भागकर जाती है अपने भैया के पास और कहती है भैया खुद को कुछ मत कीजिएगा, मैंने कहा है ना आपको मैं ठीक करा के रहूँगी, आप ठीक हो जाओगे।
फिर इंद्रानी के पिता भी आते हैं और कहते हैं हाँ मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हें ठीक कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद